नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम प्रगतिवादी साहित्य पर साहित्यिक निबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रगतिवादी साहित्य से हम पिछले व्याख्यान में परिचित हो चुके हैं। आज हम उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रगतिवादी साहित्य द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का ही एक तरह से सिद्धांत है, इसलिए इसमें जो जीवन दर्शन की जितनी भी मान्यताएं हैं उनका हमको इसमें समावेश मिलता है। कुछ प्रवृत्तियों को हम बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहली प्रवृत्ति है कि इसमें शोषक वर्ग जो है उसके प्रति घृणा हमें दिखाई देती है। पूरा का पूरा जो प्रगतिवादी साहित्य है उसमें पूंजीपतियों के प्रति घोर घृणा की भावना व्यक्त की गई है। प्रगतिवादी लेखक का ये मानना है कि पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करके और स्वयं सुख की नींद सोते हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति तो वातानुकूलित कक्षों में रहे और दूसरा सड़कों पर जाड़ों में ठिठुरता रहे। तो यहाँ पर प्रगतिवादी साहित्य में हमें जो शोषित वर्ग है उसमें शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव देखने को मिलता है। कि जो अगले प्रवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं कि इसमें धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में और परलोक के बारे में जो बात कही गई है वो यह है कि इन सब का इसमें विरोध किया गया है कि धर्म, ईश्वर, परलोक ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्यक्ति को जो भी कुछ सुख या दुख मिलता है उसके स्वयं के कार्यों के परिणामों से ही मिलता है, क्योंकि जैसा कि हम मानते हैं कि जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो अपनी जो दीनहीन दशा है उसके लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में यही था, ईश्वर ने हमको यही दे रखा है। लेकिन जो प्रगतिवादी साहित्यकार है उसका ये मानना है कि धर्म, ईश्वर, परलोक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आज के इस युग में इन सब के ऊपर से शिक्षित लोगों का विश्वास उठ गया है, और क्योंकि स्वयं मार्क्सवादी विचारधारा में इन सब का विरोध किया गया है, इसलिए प्रगतिवादी लेखक हैं उनकी भी ये धारणा है कि जो शोषित वर्ग है उसकी दयनीय दशा का कारण उसका भाग्य नहीं बल्कि शोषक वर्ग है। इसलिए शोषक जो हैं उनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए ये प्रगतिवादी साहित्य शोषितों को प्रेरित करता है और उनके विरोध के लिए उनको तैयार करता है। उसका ये मानना है कि ये जो अब तक ये समझते हैं कि ईश्वर, भाग्य, पूर्व जन्म के कर्मों का फल और ईश्वर जन्म जाति छोटे बड़े में हम जन्म देना, उच्च वर्ग में निम्न वर्ग में जन्म देना, ये सब जो बातें हैं ये शोषकों ने शोषण करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए हैं, और इसलिए इन हथियारों से हमको निजात मिलनी चाहिए। ये जो है ये इनके एक तरह से हथियार हैं, हमको इनको तोड़ना आवश्यक है, और इसलिए हमको शोषकों के विरुद्ध अपना स्वर मुखरित करना होगा, उनके विरुद्ध हमको विद्रोह करना होगा। और शोषित वर्गों की जो दीनहीन स्थिति है उसके लिए उनका भाग्य नहीं बल्कि शोषक वर्ग ही जिम्मेदार है, इसलिए उनके लिए क्रांति करना बहुत आवश्यक है। शोषित वर्ग द्वारा क्रांति करना बहुत ही आवश्यक है। आगे हम नारी के संबंध में जो प्रगतिवादी साहित्यकार का दृष्टिकोण है उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रगतिवाद में नारी के विषय में बिल्कुल एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अब तक के साहित्य में नारी को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था, जैसे कि रीतिकालीन काव्य में, या फिर एक कल्पनालोकी सौंदर्यमयी सृष्टि के रूप में उसको देखा जाता था छायावादी साहित्य में। लेकिन प्रगतिवादी साहित्य में उसके जो स्वस्थ रूप है उसको प्रस्तुत किया गया है, उसको एक मानव के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है कि स्त्री भी मानव के रूप में उसकी सभी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। उसकी भी वही सोच है, उसके भी वही विचार हैं जो एक पुरुषों के विचार होते हैं, उसके विचारों का हमको आदर करना चाहिए और
प्रगतिवादी साहित्यकार ने नारी को पुरुष की तरह ही ये जो सृष्टि है इसका एक आवश्यक अंग माना है। उसको उसके जो अधिकार हैं, समान अधिकार है, जितने अधिकार पुरुष को प्राप्त हैं एक मनुष्य होने के नाते स्त्री को भी वही अधिकार प्राप्त हैं, प्रगतिवादी साहित्यकार का यह मानना है। उनके विचार में जो खेत खलिहानों में, कल कारखानों में, श्रम में जो श्रमिक जो नारियां हैं, वो सब जो नारियां हैं उनके उतने ही सारे के सारे अधिकार हैं जो कि एक पुरुषों के अधिकार हैं। वो जो रेशमी लिबास में लिपटी हुई होटलों या क्लबों में या ऊंचे महलों में चलने वाली वहाँ की जो शोभा बढ़ाने वाली नारियां हैं, वो प्रगतिवादी साहित्यकार की जो पात्र है वो कभी भी नहीं हो सकती हैं। प्रगतिवादी साहित्य की जो नारी है वह एक सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में, माँ के रूप में, सहचरी के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेयसी के रूप में, बहन के रूप में होने के कारण जीवन और समाज में उसकी उतनी ही भागीदारी है। जीवन में भी, समाज में भी वो पुरुष के समान है, सभी बातों की अधिकारिणी है। उसके सुख दुख उसके जीवन से अलग नहीं है। उसके सुख दुख का, उसकी आवश्यकताओं का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। इस बात को प्रगतिवादी साहित्यकार ने बताया है। अगला बिंदु यदि हम देखते हैं तो प्रगतिवादी साहित्यकार जो हैं उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण हमको देखने को मिलता है। प्रगतिवादी लेखक सुंदर, भव्य और उदात्त का चित्रण उतना ज़रूरी नहीं मानता जितना कि जीवन का यथार्थ, फिर चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो, और जहाँ तक है वो कठोर ही होता है। वर्तमान जीवन में जो दुख है, निराशा है, कठोरता है, कुरूपता है, वो ही हमको ज़्यादातर देखने को मिलती है। और जब समाज में वह ज़्यादातर देखने को मिलती है तो क्यों नहीं साहित्य में भी इसका ही चित्रण हो, इस यथार्थवादी दृष्टिकोण का ही चित्रण हो, ऐसा प्रगतिवादी साहित्यकार का मानना है। प्रगतिवादी साहित्यकार कभी भी ये जो सौंदर्य है, आदर्श है, महानता है, इनके ऊपर आकृष्ट न होकर के जो जीवन का जो कुरूप है, वो कुत्सित है, पतित है और कठोर सत्य है, उसका अंकन करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। उसको ताजमहल की दीवारों के भीतर भी उसको जो उसके सौंदर्य से ज़्यादा उसके अंदर के जो श्रमिक वर्ग की जो मेहनत है, उसका जो हाहाकार है, वो उसको सुनाई देता है। पूंजीपतियों द्वारा जो बनाई गई गगनचुंबी इमारतें हैं, कलश हैं, उनमें वो सौंदर्य नहीं देख करके उनमें लगा हुआ जो श्रम है उसे वह देखता है कि किस तरह मजदूर ने अपना खून पसीना एक करके इतने जो भव्य जो इमारत है वह खड़ी की है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य हमेशा उपयोगितावाद को मानता है। उसकी दृष्टि में वही चीज़ सही है जो कि उपयोगी है। प्रगतिवादी आलोचक उस साहित्य कृति को मानता है जिसका कि मानव जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी उपयोगिता हो, और उपयोगिता होगी तभी उसका महत्व होगा। इस दृष्टि से उनका मानना है कि सच्चा साहित्य वही है को जो कि जन जीवन के लिए उपयोगी हो और जन जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो। प्रगतिवादी कवि जो हैं वो केवल गुणगान करने में किसी का विश्वास नहीं करते, बल्कि वो समस्याओं का चित्रण करने में ज़्यादातर विश्वास रखते हैं। उनके लिए जो विश्व की संस्कृति है, मानवतावाद की प्रतिष्ठा है, उससे ज़्यादा जो हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन जैसे जो बिंदु हैं, कश्मीर समस्या है, बंगाल का अकाल है, दरिद्रता है, बेकारी है, चरित्रहीनता है, इन बिंदुओं का चित्रण करना प्रगतिवादी साहित्यकार जो है वह ज़्यादा सही मानता है और उसका उसने चित्रण भी किया है। इसी तरह से प्रगतिवादी कवि जो हैं वो उनमें हमको दो समुदाय देखने को मिलते हैं। एक तो वह है जो कि मातृभूमि के लिए लिखता है, और एक वह समुदाय है जो कि अपने देश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, शोषित वर्ग हैं, वेश्याएं हैं, विधवाएं हैं, भिखारी हैं, उनका उद्धार करना चाहता है। तो ये जो लिखते हैं ये एक तरह से पूरी जो मानवता है उसका उद्धार चाहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि
प्रगतिवादी साहित्य में मानवतावाद हमको देखने को मिलता है। जैसा कि पंत जो है वो स्वर्ण भूमि में लिखते हैं, नहीं छोड़ सकते रे यदि जन, देश राष्ट्र राज्य के हित नित्य युद्ध करना, हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना। तो अच्छा हो छोड़ दे अगर हम अमेरिकन, रूसी और इंग्लिश कहलाना, देश में आए धरा निखर, पृथ्वी हो मनुष्यों का घर, हम उनकी संतान बराबर। यानी हमको प्रगतिवादी साहित्य में मानवतावाद देखने को मिलता है। इसी तरह से नरेंद्र शर्मा भी मानवतावाद की वकालत करते हुए लिखते हैं कि जाने कब तक घाव भरेंगे जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। इसी तरह सामाजिक जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वह इन्होंने किया है। संसार की जो 7 आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं उनमें से एक ताजमहल है, और ताजमहल के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किस तरह से ताजमहल में एक साहित्यकार उसका सौंदर्य देखता है, लेकिन जो प्रगतिवादी साहित्यकार है उसकी जो वाणी है वह देखिए। पंत लिखते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। इसी प्रकार जो पंत है वो ग्राम जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह तो मानव लोक नहीं है, यह है नरक अपरिचित, यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। यानी ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए और ताजमहल का चित्रण करने का जो नज़रिया है पंत का किस तरह का है, एक जो प्रगतिवादी साहित्यकार का नज़रिया है, जो छायावाद से वो प्रगतिवाद की ओर आए हैं, वह हमको देखने को मिलता है कि किस तरह प्रगतिवादी साहित्यकार यथार्थ की ओर ही दृष्टि डालता है। साम्यवादी देश जो हैं उनके प्रति भी हमको प्रगतिवादी साहित्यकार की जो अंधश्रद्धा है वो हमको कहीं कहीं देखने को मिलती है। प्रगतिवादी साहित्यकार साम्यवादी देशों का गुणगान करते हुए और उनके प्रति बहुत ही एक तरह से अंधश्रद्धा व्यक्त करते हैं। साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स और रूस, जहाँ की उनकी विचारधारा पल्लवित और पुष्पित हुई, दोनों का उन्होंने उन्मुक्त गान किया है। पंत की कार्ल मार्क्स के प्रति जो प्रशस्ति है, कविता है, वो देखिए, धन्य मार्क्स चिर तमाच्छन पृथ्वी के उदय शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। इसी तरह से लोक जीवन की जो झांकी है वह भी हमको प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलती है, लेकिन जो लोक जीवन के प्रति ऐसा लगाव हमको दिखाई देता है कि जो कि गांवों, खेतों, खलिहानों, लोक उत्सवों, तीज त्योहारों और रहन सहन का मनोयोग से उन्होंने चित्रण किया है। पंत निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, त्रिलोचन आदि कवियों ने अपनी आंचलिक जीवन की छवियाँ गीतों के माध्यम से उकेरी हैं। प्रगतिवादी कवियों में हमको राष्ट्रीय चेतना भी देखने को मिलती है। यद्यपि उनकी रचनाओं में हल, हथौड़ा, हंसिया इनकी अधिक चर्चा होती है, लेकिन राष्ट्रीय प्रेम की भी जो व्यापक हित की बातें हैं, गुलामी को दूर करने की बात है, वो अपने काव्य में उनके काव्य में व्यक्त हुई है। का देश की धरती के प्रति बहुत अधिक लगाव है। शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा आदि सभी कवियों ने विदेशी शासन के विरोध में आवाज़ उठाई थी। डॉक्टर नगेंद्र भी प्रगतिवाद के अंतर्गत राष्ट्रीयता का समावेश मानते हैं। पराधीनता के उन्मूलन आदि की उनकी जो क्रांति की विधि है उसका जो आधार है वो एक पूरी तरह से भौतिक है। सांप्रदायिकता को आज़ादी के मस्तक पर काला टीका मानते हुए रांगे राघव भी लिखते हैं कि क्यों राम रहीम यहाँ घायल, यह किसके खूं से पथ भीमा, आज़ादी के मेरे चंदा तुम पर क्यों यह काला टीका। नागार्जुन ने भी अपने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों को प्रणाम करके
देश प्रेम की भावना का परिचय दिया है। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल। तो यहाँ पर हमको राष्ट्रीय चेतना के जो स्वर हैं वह भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनकी जो भाषा है वो सीधी सपाट भाषा है। प्रगतिवादी काव्य जो है शिल्प संबंधी उदासीनता काव्य से आरोप तो लगाते हैं, लेकिन और कुछ हद तक ये सत्य भी है, किंतु इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि प्रगतिवादी काव्य जनसाधारण का काव्य है और उसमें उसी के अनुरूप शिल्प अपनाने का प्रयास किया गया है, जो कि यह सही भी है। छायावादी कवि पंत जैसे प्रगतिवादी जब रचना लिखते हैं तो सीधी सपाट शैली में लिखते हैं। खुल गए छंद के बंद रास के रजत पाश। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि जो भी बात है वो स्पष्ट होनी ही चाहिए, इसके लिए अलंकारों का बोझ आवश्यक नहीं है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। नरेंद्र शर्मा भी लिखते हैं, यह अलंकार वह भार मोह के बंधन है, दे तोड़े इन्हें। तो यहाँ पर भाषा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सीधी और सपाट भाषा यहाँ पर अपनाई गई है प्रगतिवादी साहित्यकारों के द्वारा। हाँ, कहीं कहीं मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रयोगों में जो जनजीवन से संबंधित मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उनका प्रयोग है, जैसे सत्तू को घोलना, फूले न समाना, मुँह की खाना, बिगड़ी बात बनाना, गौ बारह होना आदि आदि जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे परसों था जंगल का राजा, कल था घायल शेर, जागती अशोक सिंहों पर बेशर्म उल्लुओं की जमात, बैलों के पीछे अनबोले मचल रहे थे सांप सपोले। यहाँ पर गिद्ध, जोंक जो शब्द हैं वो पूंजीपति और शोषक वर्ग के लिए हैं, सांप सूदखोर के लिए है, लोह मुठीर जनशक्ति के लिए है, नागपाश पूंजीवादी व्यवस्था के लिए है और काले बादल क्रांति के वातावरण के लिए प्रतीक के रूप में काम में ये शब्द लिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो इनमें आए भी हैं, जैसे मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास, उपमा, विशेषण विपर्य, विरोधाभास आदि कई अलंकारों का इसमें जो कि स्वाभाविक रूप से आए हैं उनका प्रयोग भी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा बिंबों का प्रयोग भी हमको देखने को मिलता है, जैसे नागार्जुन ने जो लिखते हैं कि बादल को घिरते देखा है, उसमें कविता का ये जो बिंब है, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। तो इस तरह से जो प्रगतिवादी काव्य हैं उसमें बहुत से जो बिंब हैं वह भी हमको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो प्रगतिवादी साहित्य है उसकी प्रवृत्तियों पर बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।